Hello everyone, welcome back to your favorite channel गुरुकुल 5910। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का बहुत बड़ा पिटारा, जिसके अंदर आपके एग्जाम के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपकी सभी क्वेरियां कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड, सो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जीव जैसे पौधे और जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर द बॉडी टू ग्रो एंड मेंटेन द लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व क्या हैं? भोजन के विभिन्न घटक को शरीर के विकास और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। इसका आंसर होगा, फॉर द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ, टेक अ लीफ फ्रॉम अ ग्रीन प्लांट एंड बॉइल द लीफ इन वाटर फॉर अ फ्यू मिनट एंड a few drop of iodine solution on it. The leaf turns dark blue when starch is present. आप पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? आंसर, पत्तियों में स्टार्च की मौजूदगी का परीक्षण करने के लिए किसी हरे पौधे से एक पत्ता लें और उसे कुछ मिनट के लिए पानी में डालें। इसमें आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालें। पत्ती जहां जहां पर गहरे नीले रंग की हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि पत्ती में उस जगह पर स्टार्च है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड। आंसर, ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर नंबर 1 ग्रोथ ऑफ द बॉडी, नंबर 2 मेंटेनेंस ऑफ the body function such as reproduction, movement, etc. Point 3, to generate energy for everyday task. जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर, जीवों को भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि नंबर 1 शरीर की वृद्धि के लिए, नंबर 2 शारीरिक कार्यों जैसे प्रजनन, गति आदि का रखरखाव, पॉइंट नंबर 3 रोजमर्रा के कार्यों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आंसर, देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 4, पोषण के विभिन्न तरीके क्या हैं? आंसर, पोषण के 2 तरीके हैं, नंबर 1 स्वपोषी पोषण, नंबर 2 विषमपोषी पोषण। अब आप एक फोटो देख रहे हैं। इस फोटो में हमें एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है, जिसमें एक पत्ती ली गई है। उस पत्ती का माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया गया है। इस माइक्रोस्कोपिक व्यू को एनलार्ज करके दिखाया गया है, जिसमें हमें ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा के बारे में बताया गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे बोला गया है, डिफाइन द टर्म ऑटोट्रॉप्स। आंसर, ऑटोट्रॉप्स मीन्स सेल्फ ट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स nourishment. The mode of nutrition in which organisms make food for themselves
from simple substance. This mode is known as autotrophic mode, such as plant prepare their own food by the process of photosynthesis by using water and minerals present in the soil. Such organisms are known as autotrophs. स्वपोषी शब्द को परिभाषित करें। पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से अपने लिए भोजन बनाते हैं, इस विधि को स्वपोषी विधि कहते हैं। जैसे पौधे मिट्टी में मौजूद पानी और खनिज का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, ऐसे जीवों को स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म्स हेटरोट्रॉप्स। आंसर, hetero means other, trophs means nourishment, the mode of nutrition in which organism cannot make food for themselves. They take food from other organisms. Such organisms are known as heterotrophs. Example, humans eat plants as well as animals. This mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition. विषम पोषी शब्द को परिभाषित कीजिए। विषम का अर्थ है अन्य, पोषी का अर्थ है पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने लिए भोजन नहीं बना सकते, वह दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को विषम पोषी या हेटरोट्रॉफ्स के नाम से जाना जाता है। उदाहरण, मनुष्य पौधों के साथ साथ जानवरों को भी खाता है। पोषण के इस तरीके को विषम पोषण के नाम से जाना जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बताया गया है। यहाँ पर हमें 3 प्रकार से हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बताया गया है। पहला सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स बॉडी से रिलेटेड होता है। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में फीड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया है टेप वर्म और लीस। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसके अंदर इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होगा। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स और अमीबा। अब क्या है, इसको थोड़ा आसान से शब्दों में समझें तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें डेड प्लांट्स या डिकेइंग जो प्लांट या एनिमल्स होते हैं, मतलब सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं, ये उन पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। सड़ी गली हो, मरी हुई चीज़ हो। वहीं पैरासाइटिक क्या होते हैं, ये किसी मरी या सड़ी गली चीज़ें पे नहीं होते डिपेंड, ये जिंदा चीज़ पर डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं सरों में जुएँ पड़ जाती हैं, तो वो जुएँ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड है अपने फूड के लिए। मतलब सपोज कीजिए कि अगर किसी के सिर में जुएँ हैं तो जिसके सिर में जुएँ होंगी वो व्यक्ति लिविंग होगा। ठीक है, जैसे टेप वर्म है जिसको हम लीच के नाम से भी जानते हैं, जॉक के नाम से भी जानते हैं। अब ये जॉक क्या होती है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चिपक जाती है और उससे खून चूसती है। तो जिससे खून चूसती है वो मरा हुआ थोड़ी है, वो तो जिंदा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब पैरासाइटिक जो होते हैं वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को प्राप्त करते हैं। जबकि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ये मरे हुए से भी यानी कि इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स लेते हैं। मतलब खाने को पहले अपने अंदर लेते हैं और बाद में उसको पचाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह। ठीक है, इन तीनों के डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें अलग से एक टॉपिक बनाया हुआ है। उसमें मैंने इन तीनों न्यूट्रिशन के विषय में बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, अभी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल इसको हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ये चित्र जो आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस प्रकार से हो रहा है, इस चित्र में दिखाया गया है कि सन जो है वो अपनी लाइट्स को दे रहा है प्लांट को, और प्लांट उसी लाइट को कन्वर्ट करता है अपने फूड के लिए। ठीक है, प्लांट की लीव्स के अंदर ये ग्रीन पिगमेंट हमें दिखा रहे हैं और ये लीव्स में मौजूद होता है। यही चीज़ क्या होता है कि भी ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। ठीक,
और सनलाइट को लेता है। जो सनलाइट जो आती है वो एक एनर्जी के रूप में होती है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। फिर यही चीज़ प्लांट की जो रूट होती है और प्लांट की जो रूट होती है वो वाटर और मिनरल्स दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़मीन से ऑब्जर्व कर लेती हैं, ठीक है। फिर उन सबको मिलाकर ये अपने फूड को जनरेट करती हैं। अब जब खाना बन जाता है तो इस खाना बनाने के दौरान एक प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और जो खाना बना है उस खाने को ग्लूकोज कहा जाता है, ठीक है, जिसको केमिकल फार्मूले में C6H12O6 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसी जो ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में सारा प्रोसेस होता है सारा अब ये सारा जो काम है होने के बाद ये फूड तैयार हो जाता है, यानी कि प्लांट का फूड तैयार होता है जिससे प्लांट सर्वाइव कर जाता है। अब ये प्लांट जो सर्वाइव करता है इसी के सर्वाइवेशन के वजह से ही एनिमल्स जो हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। अब प्लांट ईटिंग एनिमल जो सर्वाइव कर जाते हैं, इन प्लांट ईटिंग एनिमल्स के वजह से ही जो इन एनिमल्स को ईटिंग करते हैं, एनिमल ईटिंग प्लांट्स जो हैं जिसको कार्निवोर्स कहते हैं, वो भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा एक चक्र जो है वो अर्थ पर हमारे चलता रहता है, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। अब आपको समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा इस टॉपिक के बारे में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? आंसर, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पौधे सूर्य से प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 1, आंसर नंबर 1, लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. Point 2, these help take in carbon dioxide and give out oxygen. Point 3, green leaves have a color pigment called chlorophyll. Point 4, it helps to capture the sunlight. Point 5, the chlorophyll, carbon dioxide, sunlight and water help to synthesize food. This process is called photosynthesis. Point 6, since sunlight is required for the process, it only occurs during the day. प्रकाश संश्लेषण के चरण लिखिए। आंसर नंबर 1, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पॉइंट 2, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने और ऑक्सीजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। पॉइंट 3, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक रंग द्रव होता है। पॉइंट 4, यह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में मदद करता है। पॉइंट 5, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पानी भोजन को संश्लेषित करने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पॉइंट 6, चूंकि इस प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए यह केवल दिन के समय ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्लोरोफिल? आंसर, लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps to capture the energy of sunlight. क्लोरोफिल क्या है? पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव होता है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10, Why is sun is the ultimate source of energy? Answer, the solar energy is captured by leaves and stored in the plant in the form of food. These plants are the source of food for almost all animals. Carnivorous animals that do not eat plants directly, they get energy from eating animals that eat plants. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms.
सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्यों है? सौर ऊर्जा पत्तियों द्वारा ग्रहण की जाती है और भोजन के रूप में पौधों में संग्रहित होती है। ये पौधे लगभग सभी जानवरों के लिए भोजन का स्रोत हैं। मांसाहारी जानवर जो सीधे पौधे नहीं खाते हैं, वे पौधे खाने वाले जानवरों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग्स और पोर्स इन प्लांट टिश्यू दैट अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज। रंध्र यानी स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा पौधों के उत्तकों में छोटे छिद्र होते हैं जो गैस को अंदर बाहर आने जाने की अनुमति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डू ओनली ग्रीन प्लांट डू फोटोसिंथेसिस? आंसर, photosynthesis required the presence of chlorophyll in the leaves. Leaves having multiple color pigment can have different colors. Colored leaves also contain chlorophyll, so other pigments can mask the green color of the leaves. Therefore, photosynthesis can be performed by leaves of colors other than green as well. Example, red maple and purple beech. क्या केवल हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं? आंसर, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। हरे रंग वाली पत्तियों के अलावा अन्य रंग वाली पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए अन्य रंग पत्तियों के हरे रंग को छिपा सकते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के अलावा अन्य रंगों की पत्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। उदाहरण, लाल मैपल और बैंगनी बीज। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स? आंसर, food in plants can be synthesized in the form of carbohydrates and protein. Plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. Carbohydrates are made of carbon, hydrogen, and oxygen, which helps to synthesize other components of food such as protein and fats. Proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. Plants cannot utilize the nitrogen presence in abundance in the air. Soil contains certain bacteria which convert nitrogen gas into a usable form. These are observed by the plants along with water. Even farmers add fertilizer rich in nitrogen to the soil. हरे पौधों में भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? आंसर, पौधों में भोजन को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के रूप में संश्लेषित किया जा सकता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, जो भोजन के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और वसा को संश्लेषित करने में मदद करते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है। पौधे हवा में प्रचुर मात्रा में मौजूद नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को उपयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित करते हैं। पौधे इन्हें पानी के द्वारा अवशोषित करते हैं। किसान भी मिट्टी में नाइट्रोजन से युक्त खाद डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर पैरासाइट्स? आंसर, प्लांट्स विच डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड आर नोन एज पैरासाइट्स। Such plants do not have chlorophyll to prepare their own food. The plant on which the parasite climbs is called the host.
परजीवी क्या हैं? ऐसे पौधे जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ऐसे पौधों में अपना भोजन स्वयं तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता। जिस पौधे पर परजीवी चढ़ता है उसे मेजबान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट? आंसर, insect eating plants are known as insectivorous plant. Example, pitcher plant. Pitcher or jug like structure are the modified leaves. The apex of the leaf forms a lid which opens and closes the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs. When the pitcher closes, the insect get into the hairs. Insect is digested by digestive juices secreted in the pitcher. कीटभक्षी पौधे क्या हैं? कीट खाने वाले पौधों को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है, जैसे घड़ा यानी पिच्चर पौधा। ये घड़े या सुराही जैसे होता है। पत्ती का शीर्ष एक ढक्कन के जैसे काम करता है जो पत्ती को खोलता और बंद करता है। घड़े के अंदर बाल होते हैं। जब घड़ा बंद होता है तो कीट बालों में उलझ जाते हैं। घड़े में स्रावित होने वाले पाचक रस द्वारा कीट का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर सेप्रोट्रॉप्स? आंसर, organisms which take nutrients from dead and decaying matter are known as saprotrophs. This mode of nutrition is known as saprotrophic nutrition. Example, fungi. Fungi grow on pickles, leather, clothes or any other articles which are left in humid weather for a long time. मृत जीवी यानी सेप्रोट्रॉफ क्या है? आंसर, मृत और सड़ते हुए पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करने वाले जीवों को सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। पोषण के इस तरीके को सेप्रोट्रॉपिक पोषण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण, कवक। कवक अचार, चमड़े, कपड़े या किसी ऐसी वस्तु पर उगते हैं जिसे लंबे समय तक नमी वाले मौसम में छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज सिम्बोसिस? आंसर, सिम्बोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म हु लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. Certain fungi live inside the root of plant. Plants provide nutrients to fungus and fungus provide water and certain other nutrients to plant. Example, lichen. Lichen is an organism where algae and fungus live together. Algae contains chlorophyll and is thus able to prepare food via photosynthesis. Fungus provides shelter, water and minerals to algae. सहजीवन क्या है? सहजीवन उन जीवों के बीच का संबंध है जो एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों साझा करते हैं। कुछ कवक पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं। पौधे कवक को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और कवक पौधों को पानी और कुछ अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उदाहरण, लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा जीव है जिसमें शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है और इस प्रकार यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करने में सक्षम होता है। कवक शैवाल को आश्रय, पानी और खनिज प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश इन द सॉइल? आंसर, नंबर 1, plants absorb minerals and nutrients from soil through the roots. Point 2, as a result, the amount of nutrients in the soil decreases. Point 3, nutrients such as potassium, nitrogen, phosphorus need to be added to the soil periodically. Point number 4, nutrients are
replenished in the soil by adding fertilizers and manures. Point 5. Nitrogen can be replenished in the soil by growing leguminous crops like pulses, pea, mung gram after harvesting. Point number 6. Rhizobium. Bacteria cannot make their own food, so it lives in roots of a leguminous plant. They convert nitrogen present in atmosphere to a usable form, and in return, plants provide bacteria with food and shelter. Point 7. Thus, they form a symbiotic relationship. Point 8. They can reduce the use of a nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है? आंसर. पॉइंट 1. पौधे जड़ों के माध्यम से मिट्टी से खनिज और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं. पॉइंट 2. परिणाम स्वरूप मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है. पॉइंट 3. इसलिए मिट्टी में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को मिलाने की आवश्यकता होती है. पॉइंट 4. मिट्टी में उर्वरक और खाद डालकर पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है. पॉइंट 5. कटाई के बाद दालें, मटर, मूंग जैसी फलीदार फसलें उगाकर मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति की जा सकती है. पॉइंट 6. राइजोबियम बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं. ये वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को उपयोगी रूप से परिवर्तित करते हैं और बदले में पौधे बैक्टीरिया को भोजन प्रदान करते हैं. पॉइंट 7. इस प्रकार वे एक सहजीवी संबंध बनाते हैं. पॉइंट 8. वे नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग को कम कर सकते हैं जहां फलीदार पौधे उगाए जाते हैं.